Good morning, student. Today we will start chapter 2 of history, Rise of Nationalism in India. ठीक है बेटे, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, तो अब उसी सीक्वेंस में हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होता है. व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ये हमने तब भी बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो अभी आप देख सकते हैं कि फिर से हम शॉर्ट में इसका रिवीजन हो जाएगा. नेशनलिज्म इज़ फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी. ठीक है, ये हमने यूरोप वाले में काफ़ी डिटेल में उसकी 2-3 डेफिनेशन दी हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पे आपको बहुत डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है. अब हमें देखना है कि वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिसने कि इंडिया में नेशनलिज्म को ग्रो करने में अपना रोल प्ले किया. तो जो पहली चीज़ थी वो थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. आप सब जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से स्टार्ट हुआ. इंडियन नेशनलिज्म की हिस्ट्री अगर हम थोड़ा सा देखें तो वो रिवोल्ट ऑफ 1857 से शुरू हो सकता है. जैसे यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन था, उसी तरह से आप कह सकते हो कि इंडिया में ये जो फीलिंग पहली बार फील हुई थी वो 1857 के रिवोल्ट से शुरू हुई थी. उस बीच फिर कई सारे डेवलपमेंट ऐसे होते गए जिन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग यहाँ पे ग्रो करने में मदद की. लेकिन जो ट्रू सेंस का नेशनलिज्म है वो जो कि हमारे कोर्स में है वो आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वाला फेज़. इससे पहले कांग्रेस बन चुकी थी. आपने क्लास 8th में वो डिटेल में देखा हुआ है कैसे मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट उसमें अलग अलग दो उसके सेक्ट थे, कैसे मुस्लिम लीग बन चुकी थी. ये सब डेवलपमेंट क्लास 8th में हो चुका है. तो अभी हमें देखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने क्या सिचुएशंस क्रिएट की थी. तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया. तो फर्स्ट पॉइंट आप देखिए कि ब्रिटिश लोगों ने जो थे वो इस समय बहुत ज़्यादा उन लोगों ने हम पे टैक्स इम्पोज कर दिए थे क्योंकि वॉर का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा था. कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड, कस्टम ड्यूटीज़ ज़्यादा हो गई. प्राइजेज ऑफ एसेंशियल गुड्स डबल ड्यूरिंग द वॉर पीरियड. जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था तो चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा होने लगे और वॉर के लिए फोर्स्ड रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया गया. ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती किया गया. यही वो टाइम था जब कि इंडिया के कई सारे पार्ट्स में क्रॉप फेलियर हुआ, हमारी फसल खराब हो गई और फेमाइन आए, अकाल पड़ गए और कई सारी एपिडेमिक्स इन्फ्लुएंजा टाइप कंट्री में फैल गई. तो ये सारे जितने भी पॉइंट हमें दिख रहे हैं ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड थे और इन प्रॉब्लम्स के कारण लोगों में एक अनसेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो गया और उनको एक ये फीलिंग थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनको ब्रिटिश ऑफिसर्स में ने भी एश्योर किया था और उनके मन में भी आता था कि वॉर ख़त्म हो जाएगी तो शायद हमारी हालत ठीक होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. इसके अलावा जो हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है, क्रॉप फेलियर हो गई जिससे कि शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी, एपिडेमिक हो गई, प्लेग हो गया जिससे लाखों लोग मरे. और ये जो हार्डशिप्स थी ये इस उम्मीद से वो लोग झेल रहे थे कि वॉर ख़त्म होने के बाद ठीक होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. यही वो टाइम था कि जब एक तरफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्रिएटेड जो सिचुएशन थी वो चल रही थी और उसी समय मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको कि आज हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं और जो कि पेशे से एक एडवोकेट थे और साउथ अफ्रीका वकालत करने गए थे. वहाँ पे आपने छोटी क्लासेस में उनकी कई सारी स्टोरीज़ पढ़ी सुनी होंगी. तो वहाँ पे भी उन्होंने कुछ अपना वहाँ का जो एपेथाइट था, जो रंग भेद था, उसके खिलाफ उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था. उनके साथ पर्सनली भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जिनसे कि उनको डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई. 1915 में वो इंडिया वापस आए और उनके वापस आने से इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल, तो उस समय हमने नाम नहीं दिया था उसको, जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो था उसमें एक चेंज आया.
क्या क्या चेंजेस आए वो हम इसमें अब देखते हैं। वो साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने अपना एक मास एजिटेशन, अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कि उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया। सत्याग्रह क्या है ये भी अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, और ये वहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ था। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का जैसे कि आप उसको अगर उसको वर्ड्स को डिवाइड करें तो सत्य का आग्रह, सत्य का मतलब ट्रूथफुलनेस, ठीक है। तो ये जो था, इसमें दो चीज़ें सत्याग्रह में उन्होंने इन्वॉल्व की थी। एक तो ये कि ट्रुथ पे हमारा जो विश्वास है, बिलीव है, वो बना रहे, और सेकंड नॉन वायलेंस। सत्याग्रह का जो लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, वो है कि सत्य बात पे, सच्चाई पे बने रहना, और नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं करना। वायलेंस समझते हैं, मारपीट, हिंसा। और वायलेंस में वो मानते थे कि फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस दोनों ही नहीं होनी चाहिए। तो वो उनका ये मानना था कि हम अपने विरोधी को भी सत्य से हरा सकते हैं, और अगर हम सच पे टिके रहते हैं तो हमको किसी भी तरह का किसी को फिज़िकल हार्म करने की ज़रूरत ही नहीं होती, हमें कोई फिज़िकल फोर्स यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने जो मेथड्स अपनाए वो थी हंगर स्ट्राइक, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशंस, स्ट्राइक्स, हड़ताल, नॉन कॉपरेशन। ये उन्होंने बाद में इन सबको इसमें इंक्लूड किया। तो सत्याग्रह जो है ये महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा वेपन था। हम इसे वेपन तो कह रहे हैं, लेकिन इस वेपन से किसी का नुकसान नहीं हो रहा था। और उनका बिल्कुल ये शायद आप अपने लाइफ के साथ आप भी एक्सपेरिमेंट करिए कि अगर जब हम ऑनेस्ट हैं अपने आप से, सत्य हम का साथ हम दे रहे हैं, तो हमारे अंदर का डर खुद ही ख़त्म हो जाता है, और सामने वाला चाहे हमसे कितना भी स्ट्रांग हो, वो सत्य के सामने उसको झुकना ही पड़ता है। तो ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह उन्होंने ऑर्डिनरी मैन तक पहुंचाया। कैसे? तो उनके जो इनिशियल सत्याग्रह मूवमेंट जो इंडिया में उन्होंने चलाए वो हम अब देखते हैं। तो 1915 में वो साउथ अफ्रीका से वापस आए। 1916 में आने के बाद उन्होंने जो सबसे पहला काम किया कि वो इंडिया के गांव के बारे में, क्योंकि ये वो टाइम था जब 90% पॉपुलेशन हमारी रूरल थी, गांव में रहती थी। तो उनका ये मानना था कि जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मुझे सच्चाई का एहसास नहीं होगा। तो उन्होंने पैदल यात्राएं शुरू की, और ये यात्राएं उनकी बिहार से उन्होंने स्टार्ट की थी, जबकि वो रहने वाले गुजरात के थे। तो वहाँ के बारे में उनको पहले से भी काफ़ी कुछ पता था। और बिहार में चंपारण एक जगह का नाम है, वहाँ पर उन्होंने इंडिगो प्लांटर्स जो थे उनके अगेंस्ट, इंडिगो फार्मर्स के सपोर्ट में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। आपको अगर याद है क्लास 8th में आपने इंडिगो के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, किस तरह ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स को इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया था, और उनके साथ कई तरह का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। उसके अगेंस्ट इन्होंने चंपारण में सत्याग्रह मूवमेंट किया। ये आपका मैप में भी इम्पॉर्टेंट है, अभी हम मैप में भी इनको जगह को देखेंगे। सेकंड उनका जो था 1917 में वो खेड़ा गुजरात में उन्होंने मूवमेंट किया, और ये जो था ये मूवमेंट भी फार्मर्स के फेवर में था, फार्मर्स के सपोर्ट में था, जो कि टैक्स और लैंड रेवेन्यू को कम करने की मांग कर रहे थे, क्योंकि उनकी फसल खराब हुई थी, प्लेग जैसी महामारी से भी वो लोग परेशान थे, और इन सब चीज़ों के होने के बावजूद उनको बहुत ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू देना पड़ता था। तो इनके सपोर्ट में उन्होंने सेकंड सत्याग्रह किया। थर्ड उनका जो सत्याग्रह था वो मिल वर्कर्स, कॉटन मिल वर्कर्स को बहुत कम वेजेस मिलती थी, और उनकी वर्किंग कंडीशन भी बहुत ही मिजरेबल थी, बहुत दयनीय थी। तो अहमदाबाद में उनका तीसरा इम्पॉर्टेंट, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इट इज़, लेट मी करेक्ट इट, ये 10 नहीं है, दिस इज़ 1918, प्लीज़ आप इसको ठीक कर लीजिएगा। तो ये जो था, इन 3 सत्याग्रह इनके बहुत प्रसिद्ध हुए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आया
It is called Rowlatt Act. This act was enacted by Imperial Society of British Imperial Society ने ये एक एक्ट लगाया और 1919 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इस एक्ट ने गवर्नमेंट को ये पावर दे दी कि वो किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को विदाउट ट्रायल 2 साल के लिए इन प्रिजन कर सकता है। ठीक है, यानी कि 2 साल तक बिना ट्रायल चलाए जेल में बंद रखा जा सकता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का इसके पीछे ये एम था कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स उस समय लोगों में जन जागरण मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे वो 2 साल के लिए जेल में बंद हो जाएंगे, तो विदाउट लीडरशिप ये इस तरह के मूवमेंट्स ख़त्म होने लगेंगे। और ये जो एक्ट था ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिव था और इसके खिलाफ गांधी जी ने फिर से एक सत्याग्रह को शुरू किया जिसे रौलट सत्याग्रह भी कहते हैं। इसमें हड़ताल ऑर्गेनाइज की गई कंट्री में सभी जगह और रैलीज कंडक्ट की गई, शॉप्स बंद हो गई, वर्कर्स जो थे उन्होंने काम पे जाना बंद कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो ऑलमोस्ट सारा रुक गया। तो ये सत्याग्रह था और ब्रिटिश लोगों ने इसके खिलाफ एकदम रिप्रेसिव मेथड्स यूज़ किए। रिप्रेसिव मेथड्स का क्या मतलब होता है कि उन पे मारपीट करके सत्याग्रहियों को परेशान किया गया, नील डाउन करवाया गया और इसमें कई जगह जब उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ी गई एंड लाठी चार्ज कराया तो हमारे उस समय के जो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको बहुत चोट लगी, इंजरीज हुई और उनमें से बाद में लाला लाजपत राय की मौत भी हो गई। तो इस सारा जो रिप्रेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट करा रही थी इसके खिलाफ भी लोगों ने सभाएं की कि हमारे ऊपर ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। और फिर हमारी हिस्ट्री का एक बहुत ही शर्मनाक जो अध्याय है वो आया जो कि बहुत पेनफुल भी हमारे लिए है। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में एक पीसफुल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी और बैसाखी का टाइम था जिसमें कि लोग मेले में भी इकट्ठा हुए थे। वहाँ पे एक फेस्टिवल उस समय होता था, बैसाखी फेयर, और एक जनरल डायर जो कि ब्रिटिश ऑफिसर था, जैसे ही उसको इस मीटिंग का पता चला वो वहाँ ही केम देयर विद हिज ट्रूप्स, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स। जलियांवाला बाग जगह भी ऐसा था कि उसकी एंट्री भी केवल एक ही थी, उसको उसने रोक दिया और लोगों पे गोलियां चलवा दी। इसमें हज़ारों लोग मारे गए और कई इंजरीज हुई। इस इंसिडेंट को दिस इंसिडेंट इज़ कॉल्ड जलियांवाला मैसेकर। और बाद में उसने कहा था कि वो लोगों पे एक मॉरल इफ़ेक्ट डालना चाहता था जिससे कि सत्याग्रहियों में एक टेरर फैल जाए। तो ये जलियांवाला बाग की घटना है, ये आपको मैप में भी लोकेट करने को आता है अमृतसर। तो आज हमने जो थोड़ा सा देखा वो ये था कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए परिस्थितियां बनाई। गांधी जी के आने से बहुत चेंजेस आए। पहली बार सत्याग्रह मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ। कौन कौन से सत्याग्रह हुए थे ये हमने देखा। फिर हमने देखा 1919 में रॉलेट एक्ट आया, उसके अगेंस्ट भी सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। फिर हमने देखा कि जलियांवाला मैसेकर हुआ और इसका रिज़ल्ट हुआ कि जैसे ही ये खबर फैली लोगों में असंतोष की भावना बहुत ही ज़्यादा फैल गई, स्ट्राइक होने लगे और पुलिस के साथ क्लैशेस होने लगे। और जो नॉन वायलेंस गांधी जी ने कहा था वो नॉन वायलेंस वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। लोगों ने मारपीट करनी शुरू की, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करना शुरू कर दिया और उसका फिर रिज़ल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट ने उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार, ह्यूमिलिएट करना, उनको टेरराइज़ करना, डराना, उनको मारना, पीटना, जेल में बंद करना शुरू किया। और इस वायलेंस को देखते हुए गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को कॉल्ड ऑफ कर दिया, वापस ले लिया। आप इतने टॉपिक एनसीईआरटी की बुक से रीड करेंगे, आपको मैं डेली बेसिस पे कुछ और एक्सप्लेनेशन दूंगी, तो आप पहले इतना समझिए, देन वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।